नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे 68वीं बीपीएससी के लिए बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल या जो बुक है बिहार जीएस दृष्टि, इसकी एक बिहार राज्य जीएस दृष्टि बिहार की एक चित्रात्मक प्रस्तुति है। तो बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने पूरा बिहार के भूगोल का प्रस्तुत किया हुआ है। इसको हम लोग देखेंगे पूरा विस्तार से और इसमें हम लोग पूरा भूगोल का अध्ययन करेंगे, चाहे वह भूगर्भीय संरचना हो, चाहे वन हो, चाहे नदी जल परियोजनाएं हों, चाहे नदियां हों, बिहार के कुंड हों, जलप्रपात हों, इसमें हम लोग सबका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को आप मिस नहीं करें, क्योंकि इससे संक्षेप में कुछ भी हो नहीं सकता है। इससे संक्षेप कुछ नहीं हो सकता है। और आपको बता दूं, अगर आप इससे बैठ के देखेंगे 67वीं बीपीएससी में अधिकतर जो प्रश्न आए थे इसी में से आया हुआ था। इतना हम लोग डीप में पढ़ते हैं लेकिन इतनी मेन चीज़ें छोड़ देते हैं हम, और अधिकतर सवाल इसी में आया था। तो हम लोग बात करेंगे बिहार के भूगोल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग सीधे अब बात करते हैं बिहार के भूगोल में बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में। एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा @TechIAS, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बिहार की भूगर्भिक संरचना, सबसे पहले भूगर्भिक दृष्टिकोण में धारवाड़ क्रम का जिक्र आता है। इनका जो निर्माण काल था वह था प्री कैम्ब्रियन युग। अगर बिहार में सिर्फ ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं, तो जब इसकी बिहार में लोकेशन को देखेंगे तो अगर बिहार के मैप को कुछ इस तरह देखते हैं, तो जो दक्षिणी बिहार है वहाँ की अधिकतर जो ज़िले हैं उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, रोहतास और कैमूर को छोड़ने के बाद। तो अवस्थित इनकी जो है जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर एवं गया। इनका महत्व किस लिए है, यहाँ पे सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, अभ्रक, सोना आदि धातुएं पाई जाती हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें धातुओं के लिए ही फेमस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इनकी अवस्थिति है पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालय का तराई क्षेत्र। कहने का मतलब हुआ जो शिवालिक का दक्षिणी एरिया है वहीं पे पाए जाते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें। इनका महत्व है काग्लोमरेट, बालू पत्थर तथा चूना पत्थर के निक्षेप, संभावित तेल भंडार भी टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पाया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। विंध्यन क्रम की चट्टानों जो अवस्थिति है, निचला विंध्यन क्रम सेमरी क्रम बोलते हैं रोहतास जिला में, ऊपरी विंध्यन क्रम रोहतास एवं कैमूर की सोन घाटी। एक घाटी याद रखेंगे, पूछी जा सकती है सोन घाटी कहाँ स्थित है, तो कैमूर जिले में स्थित है। चूना पत्थर पाया जाता है यहाँ पे, बलुआ पत्थर एवं पायराइट। पायराइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, रोहतास में, याद रखेंगे। जो केंद्र सरकार का पायराइट्स का उपक्रम है PSU, वह भी रोहतास में ही स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे शेर शाह सूरी का मकबरा व सारनाथ के स्तूप है। तो जो प्रयुक्त पत्थर हुए हैं, जो उसमें पत्थर उपयोग किए गए हैं, वह भी इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही संबंधित हैं। हम बात करेंगे क्वार्टरनरी चट्टानों के बारे में। इनकी अवस्थिति है बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है। इनका महत्व क्या है, टेथिस सागर के अवशेष एवं गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हैं। यह अत्यंत उपजाऊ मैदान है। तो जो क्वार्टरनरी चट्टानें हैं ये बिहार के मैदानी क्षेत्रों में हैं। टेथिस सागर के अवशेष, गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ मैदान है। तो यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ जमीन पाई जाती है, इसको देख लेंगे। इस तरह से आपने 4 चट्टानों को देखा, धारवाड़, टर्शियरी, विंध्यन चट्टानें और क्वार्टरनरी चट्टानें। जो तेल का अगर पूछ लिया जाए, संभावित तेल का भंडार कहाँ मिल रहा है, तो यह उत्तरी बिहार के टर्शियरी चट्टानों में, पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ियाँ, हिमालय तराई क्षेत्र। और सोमेश्वर श्रेणी ही बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, सोमेश्वर चोटी ही, इसको भी याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे बिहार की भू आकृतिक संरचना के बारे में। तो जो सबसे पहला है वह है शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। त्रिवेणी नहर से भिखना थोड़ी दर्रे के मध्य इसका विस्तार है। प्रमुख दर्रे यहाँ पे हैं भिखना थोड़ी, सोमेश्वर दर्रा, मरवात दर्रा। याद रखेंगे, प्रश्न आ सकता है कि भिखना थोड़ी दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है एकदम बिहार के उत्तर में, चंपारण
जिले में पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण में बिहार की सबसे उत्तरतम श्रेणी है सोमेश्वर श्रेणी और फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर ऊंचा है, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। याद रखेंगे, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और हाल फिलहाल के एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे हरहा घाटी के बारे में। जलोढ़ मैदान का भाग है, इसका विस्तार है सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य। करीब 24 किलोमीटर लंबी है यह हरहा घाटी, 24 किलोमीटर लंबी है हरहा घाटी। उसके बाद हम बात करेंगे रामनगर दून के बारे में। इसका जो विस्तार है वह शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है। अधिकतम ऊंचाई संतपुर के निकट है 242 मीटर। तो रामनगर दून भी जानते रहें बिहार के उत्तर में स्थित है और कुछ नहीं है। परीक्षा दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कह रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 10। दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ क्या कहलाती हैं? तो टाल कहलाती हैं, जैसे मोर टाल, बखड़िया टाल, मोकामा टाल, सिंघौल टाल, यह सब क्या हैं? दलदली निम्न भूमियाँ हैं। उसके बाद हम मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी द्वारा 2 भागों में मैदानी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान। अगर बिहार के मैप को कुछ इस तरह देखेंगे तो गंगा नदी द्वारा दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो हुआ उत्तरी मैदान, एक हुआ दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल है 56,980 वर्ग किलोमीटर। यह सब नहीं पूछा जाता है। प्रमुख नदियां देखते हैं उत्तरी मैदान की, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और महानंदा। अगर पूछा जाए बिहार की सबसे पश्चिम, सबसे पूर्व में कौन सी नदी प्रवेश करती है यहाँ से, तो वह है महानंदा नदी। यह प्रश्न पूछा गया है और पूछा फिर जा सकता है, महानंदी। अगर पूछा जाए कि गंडक नदी, बूढ़ी गंडक की लोकेशन गंडक के किस साइड है, तो अगर बूढ़ी गंडक यहाँ कहीं है तो अगर गंडक यहाँ कहीं है तो बूढ़ी गंडक यहाँ कहीं है, मतलब कि गंडक के पूर्व में है बूढ़ी गंडक। अगर वर्गीकरण की बात करें बिहार के उत्तरी मैदान का, तो भाबर या तराई, बांगर, खादर या चौर, खादर एवं चौर, इन सब में डिवाइड किया जाता है। भाबर या तराई एरिया होता है, बांगर और खादर आप जानते हैं नवीन और पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ होती। चौर और मन, जो छोटे छोटे ताल तलैया होते हैं, उसको उत्तर बिहार में चौर या मन बोलते हैं। विस्तार की बात करें भागलपुर, सहरसा, दरभंगा व पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे उत्तरी मैदान का विस्तार है। सहरसा के बारे में बात करें तो यह 19वां नगर निगम है, सबसे नया, और महिला साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में ही पाया जाता है। पूर्णिया के बारे में अगर हम बात करें तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन बिहार में पूर्णिया जिले में ही होता है। अगर गोपालगंज के बारे में बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में ही है और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर भी गोपालगंज में ही है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख दोआब के बारे में। महानंदा, कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब और गंडक घाघरा दोआब, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता, जिसमें हमने बता दिया कि बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो पूछा जाता हम उसको बार बार बोल दे रहे हैं कि यह पूछा जाता है। बस आपसे अनुरोध है वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे दक्षिणी मैदान के बारे में। इसका क्षेत्रफल है 33,670 वर्ग किलोमीटर। अगर इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ देखें पुनपुन, किऊल व गंगा नदी। विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक। प्रमुख पहाड़ियाँ देखें तो गया, राजगीर, खड़गपुर, बराकर एवं गिरथक की पहाड़ियाँ हैं। वर्गीकरण देखें तो भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान, इन सब में वर्गीकरण किया जाता है। बात करेंगे दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, विंध्यन पर्वत का भाग है। कैमूर का पठार के बारे में देखें तो इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर। विस्तार देखें, अगर कैमूर के पठार का विस्तार देखें तो जबलपुर मध्य प्रदेश से लेकर रोहतास बिहार तक। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैमूर के पठार या विंध्याचल पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश से लेकर रोहतास के बिहार तक, रोहतास बिहार तक। अन्य नाम इसको रोहतास पठार भी बोलते हैं। अगर आज रोहतास के पठार का विस्तार कहाँ है तो नहीं रोहतास में है, जबलपुर से लेके रोहतास बिहार तक। औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर। और यह जो सीमांत पठारी प्रदेश है यह बिहार का सबसे प्राचीनतम प्रदेश है।
दक्षिण का जो सीमांत पठारी प्रदेश है, यह बिहार का सबसे प्राचीनतम प्रदेश है बिहार का, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे खड़गपुर की पहाड़ियों के बारे में। इनका आकार त्रिभुजाकार है, ऐसा कोई मतलब नहीं। कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। विस्तार है जमालपुर से जमुई तक इसका विस्तार है। खड़गपुर की पहाड़ी का विस्तार जमालपुर से जमुई तक, और धारवार क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो देख लीजिए भैया, धारवार क्रम की चट्टानें जब भी आएंगी धातुओं का जिक्र होगा। और अभी में सोने का भंडार मिला है, कहाँ पे मिला है? जमुई में मिला है सोने का भंडार। तो गया में भी मिला है कुछ भंडार। तो धातुएं कहाँ पाई जाएंगी? धारवार क्रम की चट्टानों में, और जमुई, गया, इन सब, भागलपुर के नीचे इन सब एरिया में धारवार क्रम की चट्टानों का विस्तार है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है, तो मोकामा के किऊल हरोहर नदी घाटी में। किऊल एक अलग नदी है, हरोहर एक अलग नदी है, और किऊल की सहायक नदी है हरोहर नदी, और इसको हम लोग पढ़ते हैं किऊल हरोहर। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में मखाने का उत्पादन होता है। बिहार का प्राचीनतम भूखंड अगर देखें, यहाँ प्रश्न आ गया, देखिए, तो दक्षिण का जो सीमांत पठारी प्रदेश है वही बिहार का प्राचीनतम भूखंड है। अब हम बात करेंगे बिहार की मृदाओं के बारे में। तो उत्तर बिहार के मैदान की मृदाएं, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदाएं, इसको डिवाइड कर दिया गया है, और दक्षिण की पठारी मृदाएं। बात करेंगे उत्तर बिहार की मैदानी मृदाएं। तो अगर यहाँ से जहाँ से प्रश्न अगर आ सकता है वहीं पे चर्चा करेंगे। परीक्षा दृष्टि से कुछ देखते हैं, अगर प्रश्न बन रहा तो बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र। चाहे बिहार में हो चाहे भारत में हो, पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहेंगे? भाबर क्षेत्र। उपजाऊ नहीं होता है यह क्षेत्र, ककड़ीला पथरीला होता है। तो पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को चाहे भारत में कहेंगे या बिहार में कहेंगे, उसे भाबर क्षेत्र ही कहते हैं। बिहार में अभ्रक मूलक मिट्टी प्राप्त होती है नवादा जिला से। बिहार में अभ्रक मूलक मिट्टी प्राप्त होती है नवादा जिले से। नवादा में एक जगह है राजौरी, और यहाँ से शुद्ध रूबी अभ्रक प्राप्त होता है नवादा जिले के राजौरी से। उसके बाद हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की मृदा। इसकी अवस्थिति है उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक। भूरा तथा हल्का पीला होता है। विशेषता अम्लीय प्रकृति। तो तराई क्षेत्र की मृदा की जो विशेषता होती है अम्लीय प्रकृति, इतना याद रखेंगे। धान, पटसन, जौ, सरसों एवं गेहूं का उत्पादन होता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इसको याद रखेंगे, यही पूछा जाता है। इसका जो रंग होता है गाढ़ा भूरा या हल्का काला होता है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। कोसी क्षेत्र में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग, जहाँ तक नदियाँ आती हैं बार बार कटान लेके अपना, तो वहाँ पे हमेशा नवीन मिट्टी का निर्माण होता है और उसी को खादर मिट्टी कहते हैं। इसका रंग होता है गहरा भूरा एवं काला। उसके बाद हम बात करेंगे बल सुंदरी मृदा के बारे में। बांगर की दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फर जिले, चंपारण एवं सारण जिले में पाई जाती है बल सुंदरी मृदा। कोई बहुत मतलब नहीं है, इसकी प्रकृति क्या होती है वो जान लीजिए। तो जो बल सुंदरी मृदा होती है वह क्षारीय प्रकृति की होती है, इतना जान लीजिए बस। दक्षिण बिहार की मैदानी मृदाओं के बारे में बात करें, कगारी मृदा गंगा के दक्षिणी एवं सोन, किऊल व फल्गु नदियों किनारे पाई जाती है। इसका रंग भूरा होता है। कगारी मृदा में चूने की अधिकता पाई जाती है। टाल मृदा बक्सर, मुंगेर, पटना एवं भागलपुर जिले में पाई जाती है। रंग धूसर होता है। विशेषता होती है कि ये जलमग्न क्षेत्र होते हैं। दोमट व चीका मृदा की प्रधानता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे करैल या केवाल मृदा के बारे में। बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर, औरंगाबाद जिले में पाई जाती है। पीला व गहरा भूरा रंग होता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बलथर मृदा, इसको जरा सा देख लेंगे। बलथर मृदा पूछा जा सकता है किस प्रकृति की होती है, तो अम्लीय प्रकृति की होती है। बलथर अम्लीय प्रकृति की होती है। और जो बल सुंदरी मृदा होती है, बल सुंदरी, यह मृदा होती है क्षारीय प्रकृति की। तो बस इतना देख लेंगे, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा,
इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें से। आगे बात करते हैं, परीक्षा दृष्टि से अगर कोई प्रश्न बन सकता है तो बिहार में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है पश्चिम चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको खादर मृदा कहते हैं। दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा लाल बलुई मृदा अवस्थिति है रोहतास एवं कैमूर जिला। जब भी आप रोहतास एवं कैमूर की तरफ यात्रा करेंगे, चाहे ट्रेन से चाहे बस से, तो आपको वहाँ को जो पठार दिखेंगे वो लाल दिखेंगे, लाल लाल रंग के दिखते हैं। तो इनका जो रंग होता है लाल या पीला होता है। बालू की अधिकता पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा कम उर्वर होते हैं। तो ये सब भवन निर्माण सामग्री के लिए यहाँ की मिट्टियाँ प्रमुख हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लाल व पीली मृदा। दक्षिण पूर्व बिहार, बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर एवं औरंगाबाद का पठारी क्षेत्र। जब भी आप पटना पार करें, क्यूल से होके बांका की तरफ जाएं या देवघर की तरफ जाएं ट्रेन से, तो आप देखेंगे बगल में जो पहाड़ी इलाके दिखते हैं, जो पहाड़ दिखते हैं, उनकी मृदा वो लाल या पीले कलर के दिखते हैं। तो अगर आप पहली बार जाएंगे तो आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, यार इतना पीला मिट्टी दिख रही है, पूरा लाल दिख रहा है। तो जो यहाँ मिट्टी पाई जाती है जमुई साइड में, बांका, जमुई, नवादा, वहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। एरिया याद रखें, क्यूल के आगे निकलते ही आपको यह पठार दिखने लगेंगे। इनका रंग लाल होता है। विशेषता लौह तत्व की अधिकता होती है और कम उर्वर होते हैं। दलहन एवं मोटे अनाज यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अगर महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है तो यहाँ से, बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की खेती होती है। तो भैया पूर्णिया के बारे में हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया। पूर्णिया की लोकेशन कहाँ है? अगर बिहार के मैप को कुछ इस तरह देखें तो यहाँ कहीं है पूर्णिया। तो पूर्णिया किस में होगा? उत्तर में और पूर्व में। तो उत्तर पूर्वी बिहार में जूट की कृषि होती है, याद रखेंगे। बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा है, तो जलोढ़ मृदा। भारत में भी सबसे अधिक मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा ही, और बिहार में भी सबसे अधिक मृदा कौन पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा ही। धान तथा जूट हेतु उपयुक्त मृदा होगी खादर मृदा। खादर मृदा होती है पौष्टिक मृदा होती है, उसमें पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि वो बार बार नई हो जाती है। तो खादर मृदा में ही धान और जूट का प्रोडक्शन होता है। बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है। बिहार का दाल का कटोरा क्या कहलाता है? मोकामा टाल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। कुछ और प्रमुख तथ्य देखते हैं। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ? तो 45.85%। 45.85%, या विकल्प में कहीं कहीं 46% लिखा रहता है, तो याद रखेंगे। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है मुंगेर जिले में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूछ रहा, कहाँ स्थित है? मुंगेर जिले में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है। और बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से अधिकांश भाग आच्छादित है, याद रखेंगे, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है तो भ्रंश घाटी से। पूरे भारत में 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती, जिसमें नर्मदा, तापी या ताप्ती और दामोदर। तो नर्मदा और ताप्ती तो अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, लेकिन दामोदर नदी एक बंगाल खाड़ी में गिरती है और बिहार में प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। अब हम बात करेंगे बिहार की नदियों के बारे में, जहाँ से हर बार 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो सबसे पहली नदी है वह है गंगा नदी। बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर और सबसे अधिक लंबी किसमें है? पटना जिले में। यह चौसा बक्सर जिला में बिहार में प्रवेश करती है। मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करती है। लंबाई है 445 किलोमीटर। प्रवाह नहीं याद रखेंगे, 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे 12 जिले स्थित हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कितने जिले गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, तो वहाँ 12 जिले स्थित हैं। कौन कौन? भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर जिला।
अगर बात करें सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है गंगा नदी की, तो पटना में है, यह भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए बहुत बेहतरीन चित्रात्मक प्रस्तुति दिया है बिहार जिया दृष्टि ने, आप इतना ही कर लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि अगर बिहार के भूगोल से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा, और छूटेगा तो फिर अधिकांश लोगों का छूट जाएगा। उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बागमती नदी। उत्तर दिशा की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी आती हैं? उत्तर दिशा से ऐसे नदियाँ आती हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एंड बागमती नदी। दक्षिण दिशा से जो संगम करती गंगा नदी में कौन करती हैं? सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, किऊल, फल्गु तथा हरोहर नदी। हरोहर नदी किऊल नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में। सबसे पहली नदी है गंडक नदी। बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में। जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसी पर हम लोग बात करेंगे, लंबाई वगैरह नहीं पूछी जाती है। शालिग्रामी बोलते हैं इसको नेपाल में, नारायणी तथा शालिग्रामी बोलते हैं नेपाल में। सदा नीरा कहा जाता है इसको, काली गंडक भी कहते हैं, याद रखेंगे। प्रमुख पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान तथा मुजफ्फरनगर जिले में बहती है और गंगा नदी में हाजीपुर में संगम करती है। यह प्रश्न बन सकता है कि गंडक नदी कहाँ पर संगम करती है गंगा से? तो हाजीपुर में संगम करती है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा बनाती है। ऐसी 3-4 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा, उन नदियों के बारे में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा नहीं बनाती है। तो इसलिए जो भी नदियां उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा बनाती हैं उन पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो पहली नदी यही निकल के आई रही है जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा बनाती है, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे घाघरा नदी के बारे में। सरयू नदी बोलते हैं अयोध्या में। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो गुठनी, सारण जिला में प्रवेश करती है। लंबाई के बारे में नहीं पूछेंगे। इस प्रवाह मार्ग है सिवान एवं सारण, और यह गंगा नदी में संगम करती है रेबिलगंज, सारण जिले में ही प्रवेश करती है और सारण जिले में ही रेबिलगंज में गंगा में संगम कर लेती है। प्रश्न आ सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो एक ही जिले में प्रवेश करती है और एक ही जिले में गंगा से संगम कर लेती है? तो वह है घाघरा या सरयू नदी। प्रायः मार्ग में परिवर्तन उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा बनाती है, तो यह भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा बनाती है। सहायक नदियों के बारे में बात करें तो राप्ती, महाकाली नदी इसकी सहायक नदियां हैं। अगर राप्ती नदी के बारे में बताएं तो उत्तर प्रदेश का मशहूर शहर गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे ही अवस्थित है। तो राप्ती और महाकाली किसकी सहायक नदियां हैं? सरयू नदी की सहायक नदी हैं या घाघरा नदी की। बात करेंगे बूढ़ी गंडक के बारे में। बूढ़ी गंडक यह चौतरवा बिशंभरपुर में पश्चिमी चंपारण जिले में, यह भी पश्चिम गंडक के बगल में ही रहती है। जैसे गंडक यहाँ है, बूढ़ी गंडक तो चौतरवा बिशंभरपुर पश्चिम चंपारण में इसका प्रवेश होता है बिहार में। 320 किलोमीटर लंबाई है, लंबाई कभी नहीं पूछा जाता। इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। मसान नदी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। तिलवे नदी, धनौती नदी, बलोर नदी, यह सब पूछी जा सकती है। डंडा नदी पूछी जा सकती है। संगम की बात करें तो गंगा नदी में खगड़िया के निकट, खगड़िया जिला में यह संगम करती है गंगा में। विशेषता देखें तो बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। उत्तरी बिहार की त्रियुतम प्रवाह वाली नदी है। 2 विशेषताएं याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो वह है बूढ़ी गंडक। और उत्तर बिहार की सबसे त्रियुतम प्रवाह वाली नदी कौन सी है? वह है बूढ़ी गंडक। बात करेंगे हम लोग बागमती नदी के बारे में। तो जो इसका उद्गम होता है शिवपुरी श्रेणी नेपाल में होता है, या बिहार में प्रवेश करती है सोरावती ग्राम सीतामढ़ी जिला में। इसका संगम होता है कोसी नदी में बदला घाट में। लंबाई के बारे में नहीं देखेंगे। बागमती की जो सहायक नदी है लाल बकैया और कोला नदी, इन 2 नदियों को याद रखेंगे। लाल बकैया पूछी जा सकती है किसकी सहायक नदी है? तो यह है बागमती की। और कोला नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है बागमती की। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोसी नदी के बारे में।
बिहार का शोक कहा जाता है, सब जानते हैं। कौशिकी कहा जाता है ऋग्वेद में, सप्तकोशी बोलते हैं नेपाल में। तो पहला प्रश्न यहीं से आता है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। सप्तकोशी बोलते हैं नेपाल में। बिहार में प्रवेश होता है भीमनगर, सुपौल जिला के समीप। संगम होता है गंगा नदी, कुर्सेला कटिहार जिला। सहायक नदियाँ बागमती, अरुण, सुनकोशी, कमला बलान, इंद्रावती, और जिसमें भी कोसी लगी हुई हैं वो कोसी की ही सहायक नदियाँ होंगी, चाहे सुनकोशी हो, चाहे दूध कोसी हो, चाहे ताम कोसी हो। याद रखेंगे बागमती को, कमला और बलान को, इंद्रावती को, तामूर को, और अरुण नदी बहुत चर्चा में रहती है। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत सरकार के सहयोग से नेपाल में निर्मित हो रही है। अरुण जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? अरुण नदी पर। तो अरुण इसलिए बहुत चर्चा में रहती है, अरुण नदी। तो याद रखेंगे कोसी की सहायक नदी है। उसके बाद देखेंगे कमला नदी, उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल में। बिहार में प्रवेश करती जयनगर मधुबनी जिला में। संगम होती है बागमती नदी में, बदलाघाट खगड़िया जिला। और सहायक नदियाँ तो बलान नदी, ये बलान किसकी सहायक नदी है? तो यह है कमला नदी की। पूछी जाती है कि बलान किसकी सहायक नदी है? तो कमला नदी की सहायक है बलान नदी। यह पूछी गई है और फिर पूछी जाएगी। और त्रिशूला नदी के बारे में जान लेंगे, यह भी कमला नदी की सहायक है। विशेष करेंगे तो यह इसमें विशेष ये है कि मिथिलांचल की पवित्र नदी है कमला नदी। कमला नदी मिथिलांचल की पवित्र नदी है, यह जान लेंगे। महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि इनमें से मिथिलांचल की पवित्र नदी कौन सी है? तो वह है कमला नदी। बात करेंगे महानंदा नदी के बारे में। माँ हल्दी राम पहाड़ी है। माँ हल्दी लिख देता हूँ, माँ हल्दी राम पहाड़ी दार्जिलिंग से यह निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है किशनगंज जिला में। और इसी नदी के नाम पे ही रखा गया है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, जिससे बहुत से लोग यात्रा करते हैं। तो इसी महानंदा नदी के और सिक्किम और किशनगंज जिला में ही पश्चिम बंगाल के बाद यह प्रवेश करती है महानंदा एक्सप्रेस। तो बिहार में प्रवेश होता है किशनगंज जिले में। संगम होता है गंगा नदी में। कहाँ पे? गोदागारी घाट है बांग्लादेश में, वहाँ पे यह संगम करती है। सहायक नदियाँ हैं मेची, बार बार पूछा जाता है, कंकई नदी तथा टैंगोन नदी, बलासोन। तो मेची नदी यह बार बार पूछा जाता है किसकी सहायक नदी है? तो मेची महानंदा की सहायक नदी है। कंकई नदी किसकी सहायक नदी है? कंकई यह भी है किसकी? महानंदा की। टैंगान पूछी जा सकती है, किसकी है? महानंदा की। और बलासोन यह भी महानंदा की सहायक नदी है। याद रखेंगे सबसे अधिक पूछे जाने नदी है मेची। मेची किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की। अब बात करेंगे दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। सबसे पहली महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी, रोहतास जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी से संगम करती है मनेर पटना में। सहायक नदियां हैं गोपद, रिहंद, बनास, कन्हार एवं उत्तरी कोयल। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन है? उत्तरी कोयल और रिहंद नदी। रिहंद और उत्तरी कोयल बार बार पूछी जाती है। गोपद को भी याद कर लेंगे, बनास को भी याद कर लेंगे। बनास भी पूछी गई है, पूछी जा भी सकती है। और उत्तरी कोयल कन्हार को भी देख लेंगे। तो गोपद, रिहंद, बनास, कन्हार एवं उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदियां हैं। बात करेंगे पुनपुन नदी, पलामू झारखंड में इसका उद्गम होता है। गया जिला में प्रवेश करती है बिहार में। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, अरवल में बहती है। और फतुहा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अगर प्रश्न आ जाए फतुहा के निकट गंगा में कौन सी नदी संगम करती है? तो वह है पुनपुन नदी। तो यह गंगा नदी से संगम करती है यहाँ पे फतुहा, पटना में। सहायक नदियाँ हैं मादर, बिलरो, मोरहर, राम रेखा और दरघा नदी। तो इसमें मादर नदी पूछी जा सकती है, मोरहर पूछी जाती है, दरघा पूछी जाती है और बिलरो भी पूछी जा सकती है। तो यह सब छोटे छोटे जो नाम होते हैं वही पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे दरघा नदी किसकी सहायक नदी है? पुनपुन की। मोरहर किसकी सहायक नदी है? पुनपुन की। उसके बाद हम बात करेंगे फल्गु नदी के बारे में। सबसे पवित्र नदी बिहार की फल्गु नदी। लीलाजन, निरंजना व मोहन नदी के संगम से
गया बिहार में इसका उद्गम होता है। इसे लीलाजन भी बोलते हैं, निरंजना भी बोलते हैं। लीलाजन व मोहन नदी के संगम से गया बिहार में इसका उद्गम होता है। इसका जो मुहाना होता है पुनपुन नदी के ताल क्षेत्र में हो जाता है। फाल्गु नदी किसमें मिल जाती है? पुनपुन नदी में मुहाना करती है। यहाँ पे पुनपुन नदी ताल क्षेत्र में। शाखाएं हैं धोधर, खुरी, लोकायन तथा धनराजी। तो लोकायन किसकी सहायक नदी है? फाल्गु नदी की सहायक नदी है। एक नदी याद रखेंगे, लोकायन किसकी सहायक नदी है? फाल्गु की। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ। पितृपक्ष के दौरान पूरे भारत से गया लोग आते हैं पिंड दान करने के लिए। पितृपक्ष के दौरान पूरे भारत से लोग गया आते हैं क्या करने के लिए? पिंड दान करने के लिए। और आपको बता दूं, अभी जो बिहार या भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बना है, वह भी जो सबसे बड़ा रबर डैम बना है वह भी इसी फाल्गु नदी पर ही बना हुआ है, जिसके नाम है गया जी डैम। तो यह भी याद रखेंगे, फाल्गु नदी किनारे है, बहुत पवित्र नदी है बिहार की। उसके बाद हम बात करेंगे अजय नदी। अजय नदी का उद्गम होता है जमुई जिले से 5 किलोमीटर दूरी पर है बाटपाड़ या बटपाड़, यहीं पर इसका उद्गम होता है। जमुई जिले से 5 किलोमीटर दूरी पर है बटपाड़, बटपाड़ में ही इसका उद्गम होता है जमुई जिला बिहार में अजय नदी। यह संगम करती किसमें? भागीरथी नदी में करती है, पश्चिम बंगाल में। यह बिहार में जमुई और मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। बात करेंगे सकरी नदी के बारे में। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और बता दूं, ये नदियाँ जितने के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बहुत संक्षेप में ही अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपको लगे इसमें भी कोई छोड़ दें तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसका PDF आपको मिलेगा @TechIAS पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है गोविंदपुर के निकट नवादा जिला में, प्रवाह करती नवादा, पटना, गया तथा मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। संगम होता है गंगा नदी में किऊल तथा मोरहर के साथ। तो यह किऊल मोरहर के साथ मिलकर गंगा नदी में संगम करती है। उसके बाद कर्मनाशा नदी, जहाँ कर्म ही आपका नाश हो जाए उसी को कहते हैं कर्मनाशा नदी। कहाँ से उद्गम होता है? कैमूर पर्वत, बिहार से। संगम होता है चौसा, बक्सर, बिहार जिला, गंगा नदी। विशेष इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है और उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा बनाता है। तो जो प्रश्न बनेगा, इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा नहीं बनाती, तो उसमें यह पूछी जा सकती है। तो भैया कर्मनाशा भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, याद रखेंगे। बात करेंगे चानन नदी के बारे में। अन्य नाम इसका पंचानन है। इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। पूछा जा सकता है कि चानन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर पठार से। यह आपस में ही संगम कर लेती है गिरियक में, नालंदा जिला में। प्रमुख धाराएं तिलैया, पैमार, कोई मतलब नहीं है। चानन नदी का सिर्फ आपको उद्गम याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? उद्गम याद कर लेना है चानन नदी का। इसके बाद हम बात करेंगे किऊल नदी, बहुत फेमस नदी है किऊल नदी। उद्गम होता है गिरिडीह जिला, झारखंड से। सहायक नदियां हैं हरोहर नदी। तो इसमें सिर्फ एक नदी याद रखिए, हरोहर व अंजन भी याद रख लीजिए। तो किऊल हरोहर अक्सर आप सुनते हैं, किऊल हरोहर किऊल हरोहर। तो हरोहर ही किऊल की सहायक नदी है। अंजन को याद कर लेंगे, अंजन किसकी सहायक नदी है? किऊल नदी की। बिहार में प्रवेश करती है सतपहाड़ी, जमुई जिला में, सतपहाड़ी जमुई जिला में। गंगा नदी में संगम करती है सूरजगढ़, लखीसराय जिला में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं। सिकराना नदी को जाना जाता है, शिकराना नदी को जाना जाता है बूढ़ी गंडक के ही नाम से सिकराना नदी को जाना जाता है। डेहरी बांध स्थित है, डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन है सोन नदी पर। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी है बागमती नदी। मेची सहायक नदी है महानंदा की। देहवा और गोगरा अन्य नाम है घाघरा नदी के। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक। यह प्रश्न हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, महत्वपूर्ण हो सकता है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वह है बूढ़ी गंडक। लखनदेई और करनाली नाम से जाना जाता है किस नदी को? घाघरा नदी को। इसी को अयोध्या में सरयू नदी बोलते हैं। अब्दुल बारी पुल स्थित है सोन नदी पर। सोन नदी के अन्य नाम है हिरण्यवाह एवं सोनभद्र नदी।
सोन नदी के अन्य नाम कौन कौन है? हिरण्यवाह एवं सोनभद्र नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपने अब तक बिहार की नदियों के बारे में पढ़ लिया, भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ लिया, बिहार की मृदाओं के बारे में पढ़ लिया। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, बहुत लंबा हो जा रहा है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो जलप्रपात होगा, कुंड होगा, जो नदी घाटी पर सिंचाई परियोजनाएँ होंगी, वन स्थिति रिपोर्ट होगा, उनको अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में करना ठीक नहीं है, बहुत लंबा हो जा रहा है और मैं भी कुछ जल्दी ही बोल रहा हूँ। तो उसको बड़े आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।